हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट, सभी एस्पिरेंट का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं आप सबके बीच में एक वीडियो लेके, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 9 अगस्त 2021 की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए CHSL 2020 के एग्जाम में, वो सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। डेली 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि आपकी CGL प्री और मेन, CPO, CHSL, MTS, स्टेनोग्राफर कांस्टेबल, GD दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सिलेक्शन पोस्ट के यानी कि SSC के सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। बेस्ड ऑन लेटेस्ट TCS पैटर्न आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सॉल्यूशन दूंगा प्रॉपर एनालिसिस के साथ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हमारी स्टेटमेंट रहने वाली है। मैं प्रतीक सेठी, मेरा CGL प्री में मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था। मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था, और मैं पहले ही अटेम्प्ट में एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ हूँ CGL 19 में, और मेरा ऑल इंडिया रैंक था 1115। और इससे पहले मैं आपको CHSL 2020 के क्वेश्चंस की 12 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूँ, अभी आपको आई बटन पर दिख जाएगा। और उससे भी पहले मैं आपको CHSL 2019 के, CPO 2019, CPO 2020, CGL 2019, CGL 2020 के क्वेश्चंस करा चुका हूँ। जो भी बच्चा CGL 2021 के मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि आप 2019, 2020 और 2018 के क्वेश्चन ज़रूर करें। CPO, CHSL, CGL के 2019-20 के तो मैंने भी अपने चैनल पे कराए हैं, अगर कोई देखना चाहता है तो। और इसके बाद हम लोग CGL 2021 के प्री के क्वेश्चंस, उसके बाद CHSL 2021 के जो प्री के क्वेश्चंस हमारे पास आ जाएंगे, तब तक 24 मई से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं CHSL 2021 के, ठीक है। तो वो सब क्वेश्चन और आपको 2018-19-20 के CGL के मेंस के क्वेश्चन भी इस चैनल पे कराए जाएंगे। और जो जो चैप्टर आपको कराया और जो जो आपको प्रीवियस ईयर अब तक सेट करा दिया, डिस्क्रिप्शन में उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा रिजल्ट आने में मैंने अपने फैमिली रिएक्शन का एक वीडियो बनाया था, अगर हो सके तो वो देख लें। जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, एक बार चैनल से ज़रूर गो थ्रू हो, चैनल पे कंटेंट देखें। कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँ वो आपसे कभी मिस ना हो। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। और ये हमारे सारे लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसके नोट्स का PDF डालता हूँ, और जो भी SSC की तरफ से जो भी हमें नोटिफिकेशन मिलती रहती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर मैं अपलोड कर देता हूँ। यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो मैं आपको मैथमेटिक्स कोर्स करा रहा हूँ पूरा, उसका आपको बेनिफिट मिल जाए। प्रीवियस ईयर सेट तो यहाँ पे सारे होंगे। 18 का नहीं करा पाया मैं, 19-20 के मैंने CPO, CGL, CHSL के करा दिए, पर 21 से मैं SSC से जुड़े सभी एग्जाम्स के आपको सेट्स कराया करूँगा। जो भी SSC क्वेश्चंस आपसे पूछा करेगी, वो सारे क्वेश्चन आपके सामने लाया करूँगा, ठीक है। आपको बोला है एवरेज बताना है 42 नंबर का, पहले 26 नंबर का आपको एवरेज दिया है, फिर आपको लास्ट के 17 नंबर का एवरेज दिया। देखो ये क्वेश्चन चौथी 5वीं बार आया CHSL 2020 के एग्ज़ाम में। तो आपने देखा कि 42 नंबर है, 1, 2, 3, 4 और फिर 25, 26, 27 और नंबर कितना है टोटल 42। तो आपने देखा कि पहले तो आपको 42 नंबर का एवरेज दिया, 42 नंबर का एवरेज आपको कितना दिया 37। फिर आपको बोला कि पहले 26 नंबर का जो एवरेज है वो आपको कितना दे दिया 32। और फिर आपको बोला कि लास्ट के 17 नंबर, अगर मैं देखो कि 27 से शुरू करूँ तो लास्ट के जो नंबर बनते हैं वो कितने बनते हैं 16। अगर मुझे 17 नंबर लास्ट के लाने हैं तो मुझे 26वां नंबर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आपने देखा 26वां नंबर 2 बार आ गया, एक बार तो इसमें आ गया 26वां नंबर, और एक बार इसमें भी आ गया 26वां नंबर। तो 26वां नंबर 2 बार आ गया। तो इसको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखें। आपने क्या करना है, आपने देखा 42 नंबर, अब ये 42 नंबर का एवरेज है कितना 37। तो आपने देखा 42वां नंबर के अंदर, मतलब 42 जो नंबर है, 42 नंबर के अंदर ही 26वां नंबर होगा हमारा। तो आपने देखा 42 नंबर का एवरेज कितना 37, तो 26वां नंबर जो है वो 37 तो होगा ही होगा। फिर आपने देखा कि 37 से 44 कितना ज़्यादा है, तो आपने देखा 37 से 7 ज़्यादा है, 44, 7 एवरेज ज़्यादा होगा, कितना 17 बंद होगा, 17 नंबर का अगर 7 एवरेज ज़्यादा है तो टोटल कितना ज़्यादा होगा 17 × 7। फिर आपने देखा 37 से कितना कम है 32, 5 कम है। तो आपने देखा कि 5 जो है एवरेज कम है 26 नंबर का, मतलब 42 नंबर से 26 नंबर का 5 एवरेज कम है। एवरेज अगर 5 कम है तो टोटल कितना कम है 26 × 5, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व किया, आपने देखा 37 और यहाँ पे आएगा 119 माइनस 130। तो आपने देखा 37 में से 11 गए तो आपके पास कितना आ जाएगा 28। ये इस क्वेश्चन की ट्रिक थी, और इसका आंसर जो है वो आपका 28 नहीं, सॉरी 37 में से 11 गए ना, 9 नहीं गए, 11 गए, तो यहाँ पे आपका 26 आ जाएगा।
ठीक है, 26 इज़ द राइट आंसर। और अगर कोई कहे कि सर बेसिक बता दो, देखो आपने क्या करना है कि 26 नंबर का टोटल कितना हो गया 32, 26 इंटू 32। फिर आपने देखा 17 नंबर का अगर एवरेज 44 है तो टोटल कितना हो गया 17 इंटू 44। अब इसमें आपने देखा कि इसमें भी 26 नंबर है और इसमें भी 26 नंबर, मतलब ये जो है पूरा इसमें क्या है कि 1 से 42 नंबर तो है ही है, साथ में 26 नंबर जो है 2 बार है, एक बार तो इसी में ही है और एक बार हो रहा है 26वां नंबर 2 बार है। तो आपको क्या करना है, पहले 42 नंबर का आपको एवरेज माइनस कर देना है। तो अब आपके पास इसको सॉल्व करके जो है 26 नंबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन में पहले भी बहुत बार करा चुका हूँ। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो आपने क्या किया, आपने a को मान लिया, आपने a को मान लिया 2x, सॉरी 3x मान लिया आपने a को, b को कितना मान लिया आपने 2y। तो आपने देखा कि ये जो इक्वेशन है क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब, और ये क्या लिखी है a माइनस बी का होल क्यूब। देखो a और b से पहले सॉल्व कर लेंगे तो आपको 3x 2x में जो सॉल्यूशन में कैलकुलेशन एरर होगा वो आपका नहीं होगा। देखो कैसे करेंगे, आपने देखा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, a प्लस बी। फिर आपने देखा a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी। ठीक है, तो आपने देखा कि b क्यूब से b क्यूब गया, और फिर अगर आप देखो तो 3ab, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 3a स्क्वायर b, और यहाँ पे माइनस 3a स्क्वायर b, तो ये भी कट गया आपका। ठीक है, तो फाइनली आपके पास बचा क्या, a क्यूब प्लस a क्यूब कितना हो गया 2a क्यूब, और फिर आप देखो 3ab जो है b से मल्टीप्लाई करके आपका 3ab स्क्वायर, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, अंदर कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा ये कितना हो गया टोटल 6ab स्क्वायर, तो 2a क्यूब 6ab स्क्वायर आ गया आपके पास। तो आपको पता चल गया ना यहाँ मैंने क्या काटा, मैंने यहाँ पे 3a स्क्वायर b जो है वो माइनस 3a स्क्वायर b से काटा है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता लग गई होगी उम्मीद करता हूँ। अब आप a और b की वैल्यू पुट करो। a की वैल्यू कितना है, आपने देखा a की वैल्यू आपने 3x मानी थी, तो 3x का क्यूब कितना हो जाएगा 27x क्यूब, 6 इंटू 3x, और फिर b यानी कि 2y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर। तो आपने देखा कि बाहर कितना निकालना है, अंदर क्या है 3x स्क्वायर y स्क्वायर रखना है। तो आपने देखा कि यहाँ पे सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 2 इंटू, यहाँ फिर 2 इंटू क्यों लिखते हो, आपने देखा 27x क्यूब है ना, तो आप यहाँ पे 54 लिखे ना सीधा, तो 54x क्यूब, और यहाँ पे आपने देखा कि ये कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर, तो 6 चौक 24 दिया, कितना हो गया 72, और यहाँ पे कितना हो जाएगा xy स्क्वायर। तो आपने देखा अगर मैं 18 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचता कितना है, अगर मैं 18x कॉमन ले लूँ तो अंदर कितना बचेगा आपके पास 3x, क्योंकि आपको बचाना कितना है 3x स्क्वायर, तो अंदर कितना बचा 3x स्क्वायर, और x कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 4y स्क्वायर। तो आपने देखा आपको इसका कंपेयर करना है कि इसके साथ 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो आपने देखा 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 4y स्क्वायर, और 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर जो है दोनों साइड है, तो आपका जो कंपैरिजन आ गया वो किसका आ गया 3kx इक्वल टू 18x। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो हमने बहुत बार कर दिया। आपने देखा कि ये जो है ये क्या लिखा हुआ है, आपने देखा ये लिखा हुआ है 3x का होल क्यूब, और ये क्या लिखा हुआ है 4y का होल क्यूब। मतलब अगर मैं a को 3x बोल दूँ, b को अगर मैं 4y बोल दूँ, तो ये कुछ नहीं लिखा है, ये a क्यूब माइनस b क्यूब लिखा है। अब आपको पता है a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 3ab। तो आपने देखा कि 3x क्यूब माइनस 4y क्यूब की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3x इंटू 4y। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि अब इसको सॉल्व कर दो आप, तो आपने देखा कि बाहर तो 3x माइनस 4y हो जाएगा, अंदर आपने देखा 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। उसके बाद आपने देखा कि 4 तिया 12 तिया 36 हो गया, और अंदर क्या बचना है यहाँ पे -2 इंटू 3 इंटू 4। तो आपने देखा 4 तिया 12 और 24 xy माइनस का हो जाएगा 36 xy प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 12 xy आ जाएगा आपके पास। ठीक है,
तो आपने देखा कि 9x² और यहाँ पे 12xy, 9x² 16, y² 12xy बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आपको इसको कंपेयर करना है तो आपने देखा ax 3x तो a की वैल्यू 3 आ गई, by जो है वो -4y के इक्वल है तो b की वैल्यू -4, c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, c की वैल्यू ये 9, d की वैल्यू 16 और e की वैल्यू मतलब -e की वैल्यू आपके पास 12 आ गई तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12। अब पुट कर दो, आपने देखा a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4, माइनस ऑफ -4 +4 हो जाएगा आपके पास 9 -16 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास -12। तो आपने देखा 3 और 4 7, 7 और 9 16, तो 16 तो ये सारा कट गया, लास्ट में आपके पास -12 बचा सिर्फ। ठीक है, अब ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। आपने देखा कि साइन थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे दी 2/√13। ठीक है, साइन थीटा होता क्या, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना आएगा आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, √13 का स्क्वायर कितना 13, 4 परपेंडिकुलर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, √9 की वैल्यू कितनी आ गई 3, मतलब बेस आपके पास कितना आ गया 3। अब टेन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस और √13, साइन थीटा तो आपने लिखा ही हुआ है यहाँ पे कितना 2/√13, फिर √13 और कॉस थीटा कितना हो जाएगा 3/√13 जो कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और 3 दोबारा टेन थीटा 2/3 आपने लिखा। तो आपने देखा ये तो गया, ये भी गया, तो न्यूमरेटर में बचा आपके पास 4, डिनोमिनेटर में आपके पास कितना बचा 3 - 2 कितना 1, तो 4 विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है द पैरामीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हुज साइड्स दैट मेक राइट एंगल, मतलब आपको बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जो दो साइड राइट एंगल ट्रायंगल बनाती है, आपको पता है कौन सी दो साइड होती हैं, वो बेस और परपेंडिकुलर, उनकी आपको लेंथ दी है। तो बेस जो है वो आपको कितना दे दिया 20 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर आपने मान लिया 15। अब आपको पता है क्या कि 15, 20, 25 का एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि हाइपोटेन्यूज कितना होगा 25 सेंटीमीटर होगा। अब आपसे पूछा गया कि पैरामीटर आपको बताना है। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ट्रायंगल। तो आपने देखा 15 और 25 40 और 20 कितना हो गया आपके पास 60 हो गया। या फिर देखो एक और चीज़ यहाँ पे हो सकती थी क्या कि आपको पता है 15 और 20 को आप एक कॉमन मल्टीपल पे काट सकते हो 5 पे, तो 3 और 4 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है। फिर आपने क्या किया, जब आपने देखा यहाँ पे 5 आ गया तो आपने काटा किस पे था इसको 5 पे, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी आपका यहाँ पे 25 वैल्यू आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने क्या किया सब कॉस थीटा में, अब इस कॉस थीटा को तो साइन थीटा में चेंज करना मुश्किल है, तो आप पूरी इक्वेशन को कॉस थीटा में चेंज कर दो। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब आपने पुट किया cos स्क्वायर थीटा -1 - cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा +2 = 0। तो आपने देखा 2 cos स्क्वायर थीटा -3 cos थीटा और यहाँ पे -1 + 2 कितना हो जाएगा +1। तो आपने देखा 2 एकम 2, तो 3 जो है 2 और 1 में स्प्लिट कर लो अब इसको। तो आपने देखा 2 cos थीटा अगर मैं देखूं तो कॉमन, तो अंदर क्या बचा cos थीटा -1 और -1 अगर कॉमन रखूं तो cos थीटा -1 अंदर बचा। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, एक वैल्यू तो आपके 1 आ गई और एक वैल्यू आ गई 1/2। 1 जो होता है cos थीटा 1 तब होता है जब थीटा जो 0 डिग्री हो। आपको बोला है कि थीटा जो है 0 से 90 के बीच में है, पर 0 और 90 नहीं है। अगर 0 और 90 होता तो यहाँ पे = का साइन भी बना होता, जो कि यहाँ पे नहीं बना हुआ। तो आप एक चीज़ समझ गए क्या कि थीटा जो है 0 भी वैल्यू नहीं हो सकती थीटा की, 90 भी नहीं हो सकती, और cos थीटा 1 तब होता है जब थीटा जो 0 डिग्री हो। तो आपने यहाँ पे देखा कि 1 जो वैल्यू है वो एलिमिनेट हो जाएगी, आपकी एक ही वैल्यू बची कितनी 1/2। तो आपको बोला सेक थीटा क्या होता है cos थीटा को बोलता है। cos थीटा कितना है आपका 2, तो cos थीटा आपके कितना आया 1/2, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा 2 और 2 - 1/2। cos थीटा की वैल्यू कितनी 1/2, तो 4 - 1/2 आपके पास कितना आ गया 3/2। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स एट अ प्राइस सच दैट आफ्टर गिविंग इतना डिस्काउंट उसको इतना गेन हुआ कॉस्ट प्राइस। आपको पता है वही रेशो है क्या कि मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस जो होता है वो क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। अगर यहाँ पे आपको प्रॉफिट की जगह लॉस दिया होता तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज करते आप, यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट की जगह 100 माइनस लॉस हो जाता। तो आपने देखा मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना 560, आपने देखा प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट जो है वो 25 है,
डिस्काउंट कितना है आपने देखा, परसेंट से परसेंट गया, डिस्काउंट कितना है आपने देखा 20 का डिस्काउंट है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 125/80। तो आपने देखा 80 जो है इसको 7 पे काट देगा तो मार्क प्राइस जो होगा वो आपका कितना हो जाएगा 125 × 7, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 875। अब ये तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन। आपने देखा कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा जो होता है वो कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, ठीक है जी। तो फिर आपने देखा दोबारा आप ऐसे ही लिख दो इसको। तो आपने देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ना कॉस थीटा कॉमन ले सकता हूँ ऊपर से भी नीचे से भी। तो आपने देखा बचा क्या, आपने देखा 1/sin थीटा प्लस 1 बचा, और फिर कॉस थीटा आपने कॉमन लिया तो 1/sin थीटा माइनस 1 बचा आपके पास। कॉस थीटा से कॉस थीटा गया तो आपने देखा 1/sin थीटा बाय साइन थीटा और 1 - sin थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या बचा 1 + sin थीटा बाय साइन थीटा, 1 - sin थीटा। तो आपने देखा ये जो है 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा बचा, ठीक है। ऊपर से आपको देखना है कि राइट हैंड साइड में आपकी क्या था k+1, तो आप इसको लिख सकते हो 1 + k और यहाँ पे क्या लिख सकते हो 1 - k। तो आपने देखा k की जो वैल्यू है वो सीधी सीधी आपको sin थीटा दिख रही है, तो k की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी sin थीटा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत कर चुके हैं हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना। तो आपको पता है x³ + 8y³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको पता है ये क्या लिखा हुआ है a³ + b³ लिखा है, क्योंकि ये जो है ये 2y का होल क्यूब है, तो ये a³ + b³ लिखा है। तो आप इसके फॉर्मूले में क्या लिखेंगे कि a + b, जिसमें कि a जो है x है, b जो है वो 2y हो जाएगा, और a + b का होल स्क्वायर -3 × a × b, ठीक है, जिसमें हमने a और b को क्या माना x और 2y, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी है 361। तो आपने देखा x + 2y की वैल्यू कितनी 19, 19 जो है इसको 19 पे काट देगा, तो 19 का स्क्वायर -6xy, यहाँ पे कितना आ गया 19, तो 361 में से 19 घटाया तो 6xy की वैल्यू आ गई। तो जब आप घटाओगे तो आप पाओगे कि यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 342 आ जाएगी, है ना। 342 जो है वो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, बिल्कुल सही है। तो xy की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 342/6, जो कि आपके पास कितना हो जाएगा 57। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला 40% 6 दिन लेते हैं किसी काम को कंप्लीट करने के, वर्किंग 10 आवर्स अ डे, मतलब एक दिन में 10 घंटे काम करके। आपको बोला है हाउ मेनी आवर्स अ डे विल बी सफिशिएंट फॉर 30% टू कंप्लीट द सेम टास्क। अब आपने देखा दोनों तरफ जो है वर्क सेम है, ठीक है, जो वर्क है वो दोनों तरफ सेम है, और आपको बोला है क्या कि 40% जो है 6 दिन लेते हैं, अगर एक दिन में 10 घंटे काम करें तो आपको बताना 30% कितने घंटे लेंगे एक दिन में काम करके अगर वो 10 दिन में काम कंप्लीट कर देते हैं। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है MDH, द रियल स्पाइसेस ऑफ इंडिया। तो M1D1H1 = M2D2H2 आप लोग कर देंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि M1 कितना 40, D1 कितना 6, H1 कितना 10। H1 क्या, यहाँ पे M जो है वो मैन है, D जो है D है, और R जो है वो H से डिनोट किया गया, तो यहाँ पे आपकी H2 की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने देखा कि ये कितना हो गया 60 जो है 300 को कितने में काटेगा 5 पे, 5 जो है 40 को 8 पे काट देगा, तो 8 घंटे लगेंगे पर दिन के, पर डे। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला है X सेल्स एन आर्टिकल टू Y एट 12% लॉस। Y जो है Z को बेच देता है 9% प्रॉफिट पे। देखो पहली बात तो आपने देखा, आपने क्या किया, आपने ना X का जो कॉस्ट प्राइस है, आपने जो है X का कॉस्ट प्राइस, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ X आपने 100 लेट कर लिया, ठीक है। आपने क्या किया, X का कॉस्ट प्राइस जो है वो आपने 100 लेट कर लिया। फिर आपने देखा कि 12% लॉस पे बेचा उसने Y को, मतलब X ने खरीदा 100 में, उसने Y को 12% लॉस पे बेचा है, मतलब 12% कम वैल्यू पे बेचा है। X की अपनी वैल्यू कुछ 100% पे 12% का नुकसान हो गया, तो वैल्यू रह कितनी गई 88%। अब 100 का 88% कितना हो जाएगा 88, ठीक है। तो आपने देखा Y का कॉस्ट प्राइस या X का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा 88। दोनों बात एक ही है, X का कॉस्ट प्राइस जो है वो X का सेलिंग प्राइस जो है वो Y के कॉस्ट प्राइस के इक्वल हो जाएगा, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, जितने में X ने बेचा उतने में Y ने खरीदा, तो X का जो सेलिंग प्राइस होगा वो Y के कॉस्ट प्राइस के इक्वल होगा, जिसकी वैल्यू कितनी है 88। अब आपने देखा Y ने Z को 9% प्रॉफिट में बेचा,
वाई ने क्या किया, जेड को 9% प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है, तो आपने देखा वाई का कॉस्ट प्राइस कितना 88, सेलिंग प्राइस की अगर वैल्यू निकालनी है आपको वाई के, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाई 100, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि 88 की खुद की वैल्यू 100%, उसमें 9% का प्रॉफिट हुआ है, तो 100% पे 9% का प्रॉफिट यानी कि 109% वैल्यू हो गई किसकी, 88 की। तो आपने देखा 88 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 109 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 95.2 और 0.2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 88 इंटू 109 कितना होगा, 9592 बाई 100 कितना, 95.92। ठीक है, तो हमने x को 100 माना था, x को 100 हमने माना, तो हमारे हिसाब से y का जो कॉस्ट प्राइस आया वो कितना आया 88, और z का जो कॉस्ट प्राइस आया हमारे हिसाब से वो कितना है 95.92। पर आपको बोला है कि z ने जो है ना 21,582 रुपये पे किए हैं, मतलब हमारे हिसाब से जो z का कॉस्ट प्राइस आया, क्वेश्चन में जो z का कॉस्ट प्राइस दिया उसके इक्वल रख दो, तो आपने देखा 95.92 की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 21,582। तो एक की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी 21,582 बाय 9592 और ऊपर 100 ले जाओ, तो आप देखोगे ये इसको 2.25 पे काटेगा, तो यहाँ पे एक की जो वैल्यू है वो 225 हो गई। आपको बताना है कि what price was the article purchased by, at what price was the article purchased by x, तो x का आपको कॉस्ट प्राइस बताना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ x। आपने क्या माना था, कॉस्ट प्राइस ऑफ x 100, तो 100 की आपको वैल्यू बतानी है, कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू अगर 225, 100 की कितनी हो जाएगी 225 इंटू 100, ये कितना हो गया 22,500। अब ये वाला क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो में मैंने कराया था, पिछली वीडियो में आपको दिया था कि दो सर्कल की रेडियस आपको गिवन है और दोनों सर्कल जो है एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं, आपको बताना है उन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस, मतलब सेंटर के बीच में जो दोनों के डिस्टेंस है वो आपको बताना है। इसमें आपको दे दिया कि सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है दोनों सर्कल के वो 14 सेंटीमीटर है, एक सर्कल की रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो आपको दूसरे सर्कल की बतानी है, कितनी हो जाएगी 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपके पास 6 सेंटीमीटर। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। आपने देखा 42/10 कितना होता है 21/5 होता है, ठीक है, और फिर आपने देखा कि ये कितना हो गया 7/12, 7/12 को 6/5 से अगर करें तो ये कितना हो गया 7/10, मतलब ये कितना आ गया -7/10। फिर आपने देखा कि ये इसको 3 पे काट देगा और ये 8 पे और ये 5 पे, तो ये कितना आ गया 24/5, ठीक है जी। और यहाँ पे आपने देखा ये कितना आया 1/6 मल्टीप्लाई करूँगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये कितना हो गया 6 -6, ठीक है। तो आपने देखा अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो ये क्या लिखा है 21 + 24 कितना 45, 45/5 कितना हो जाएगा 9 -6 माइनस आप 0.7 ही लिख दो इसको, तो 9 - 6 कितना हो जाएगा आपके पास 3, 3 में से 0.7 आप घटाओगे तो 2.3 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला डिम्पल जो है वो 90 km/h पे ट्रैवल कर रहा है और सचिन जो है वो 108 km/h पे ट्रैवल कर रहा है। आपको बताना है उन दोनों की स्पीड का डिफरेंस मीटर/सेकंड में। तो आपने देखा किलोमीटर/h में जो स्पीड का डिफरेंस है वो कितना है, आपने देखा सचिन की स्पीड 108, डिम्पल की 90, तो 108 - 90 जो है वो किलोमीटर/h में स्पीड का डिफरेंस हो गया दोनों की। आप किलोमीटर/h अब यूनिट आई, आप इसको मीटर/सेकंड में चेंज कर दो 5/18। तो आपने देखा 108 में से जब आप 90 घटाओगे तो कितना आएगा 18, ये तो गया 5 ही आएगा, ठीक है। 5 मीटर/सेकंड जो है डिफरेंस है दोनों की स्पीड का। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो आपको एक चीज़ बहुत पहले और बहुत अच्छे से समझा दी गई थी क्या, कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें क्या हो रहा है कि एक सर्कल है जो एक साइड पे टच कर रहे हैं ट्राइंगल की, और जब दोनों साइड को प्रोड्यूस किया जाए तो उन दोनों साइड को भी टच करता है प्रोड्यूस होने के बाद, ठीक है। तो आपको बताया था कि यहाँ पे जो है दो टेंजेंट बन जाएंगी। मान लो ये ट्राइंगल है ABC, ठीक है, तो AB को प्रोड्यूस किया Q तक, AC को प्रोड्यूस किया R तक, तो सर्कल यहाँ पे भी टच कर रहा है, और BC को जो है P पे टच कर रहा है। तो आपको यहाँ पे बताया गया था कि AQ की जो लेंथ है वो AR के इक्वल होगी, क्योंकि सर्कल के लिए AQ और AR दोनों टेंजेंट है, सेम पॉइंट से बनी हुई है, तो दोनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी। इसकी वैल्यू आपको बताई थी निकालनी, कितनी हो जाएगी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC का आधा,
ठीक है, तो 14.1 का जो आधा होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास 7.05। दोबारा बता देता हूँ, देखो कैसे होगा ये। तो आपको पता है पैरामीटर क्या होता है ट्रायंगल का, आपको पता है पेरीमीटर जो होता है वो ट्रायंगल का क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो आपने देखा AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। तो आपने देखा BC को जो है वो मैं स्प्लिट कर सकता हूँ BP प्लस PC में। फिर आपने एक चीज़ देखी कि BP की जो लेंथ है वो BQ की लेंथ के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट B है जो कि दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, BP और BQ, दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। सिमिलरली CP की जो लेंथ है वो CR के इक्वल हो जाएगी। तो आपने देखा BP की जो लेंथ है आप BQ के इक्वल लिखो, PC की जो लेंथ है आप CR के इक्वल लिखो। फिर आपने देखा AB और BQ को जोड़ के क्या बनेगा AQ। फिर आपने देखा CR और CA को जोड़ के क्या बनेगा आपका AR। और आपको पता है कि AQ और AR जो है एक्सटर्नल पॉइंट A से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ हुई है, तो दोनों की लेंथ इक्वल हो गई। फिर क्या हो गया आपके पास, AQ जो है AR के इक्वल हो गया। तो आपने देखा ट्वाइस ऑफ AQ जो है वो पैरामीटर के इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल ABC के। तो AQ और AR की लेंथ जो है वो आधी हो जाएगी पैरामीटर की, ठीक है। आपको बोला गौरव जो है 800 रुपये एक दिन के कमाता है, कुछ हफ्तों के बाद उसकी जो कमाई है वो 960 रुपये एक दिन की हो जाती है। आपको बताना है परसेंटेज इंक्रीज। देख लो, आपने देखा कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 800 से 960 हो गई, 160 का इंक्रीमेंट हो गया, कितनी वैल्यू पे, 800 पे। तो ये तो भैया सीधा 20% आ गया, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100 हमने किया, ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए। अब ये वाला क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बोला है क्या कि ABC एक ट्रायंगल है, D और E दो पॉइंट है AB और AC पे, ठीक है। आपको बोला है एंगल AED जो है वो एंगल ABC के इक्वल है, ठीक है। एंगल AED जो है वो एंगल ABC के इक्वल है। फिर आपको AE की लेंथ दी है कितनी, 6 सेंटीमीटर। फिर आपको DE की लेंथ दी है कितनी, 3 सेंटीमीटर। BD की लेंथ दी है 2 सेंटीमीटर और BC की लेंथ दी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। आपको बताना है AB प्लस AC की लेंथ। देखो एक चीज़ ध्यान दें यहाँ पे, आपने देखा अब जो है DE जो है वो BC के पैरेलल लगे हैं। आपको क्या बोला है, एंगल AED जो है वो एंगल ABC के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल AED जो है वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल ABC के। क्यों? क्योंकि आपने देखा एंगल A तो दोनों बार कॉमन है और एंगल AED जो है वो एंगल ABC के इक्वल है। तो उसी तरह से AED जो है, मतलब ये जो ट्रायंगल है AED वो ट्रायंगल ABC, क्योंकि एंगल E एंगल B के इक्वल, एंगल A एंगल A के इक्वल, तो रिमेनिंग जो बचा एक एंगल दोनों ट्रायंगल का, वो दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, जो दोनों एंगल बच गए ट्रायंगल में, ठीक है। तो आपने देखा कि साइड प्रोपोर्शन में होगी AE बाय AB, AD बाय AC, ED बाय BC, ठीक है। तो आपने देखा ED की जो वैल्यू है, वो आपको कितने गिवन है, 3। BC की वैल्यू आपको 5 गिवन है। फिर आपने देखा AD की वैल्यू कितनी है, AD की वैल्यू गिवन तो नहीं है ना, AD की वैल्यू आपको गिवन नहीं है ना, आपको AC की वैल्यू गिवन है, ठीक है। एक तो आपको ये पता लग गया। और फिर आपने देखा कि AE की लेंथ तो आपको गिवन है। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पहले इन दोनों को सॉल्व कर दिया, फिर मैंने इसको इसके साथ सॉल्व कर दिया। तो आपने देखा AE की लेंथ कितनी 6 और AB की लेंथ कितनी, वो आप निकालोगे। ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया कि AD बाई AC को ED बाई BC के इक्वल रख के सॉल्व किया। तो आपने देखा ये गया 2 पे, तो AB की जो लेंथ है वो आपके पास कितनी आ गई, 10 आ गई। अब AB आपके पास पूरी लेंथ 10 आ गई, जिसमें से BD जो है 2 है, तो AD कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो अब आपने देखा कि AD जो है वो आपके पास कितना आ गया, 8 आ गया। तो AC की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 8 × 5 40/3, तो 40/3 आपके पास आ जाएगी। आपको बोला क्या है कि AB और AC का जोड़ बताओ। तो आपने देखा कि AB की लेंथ कितनी है, 10, AC की लेंथ कितनी है, 40/3। तो आपने देखा कि 30 + 40/3 यानी कि 70/3 जो है दोनों साइड का जोड़ हो जाएगा आपका। करेक्ट आंसर है बिल्कुल। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो उसके लिए पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझा दूं। क्या आपने देखा x⁴n
प्लस वाई की पावर एन जब भी हो, ठीक है, और एन जो है वो ऑड है, तो इसका जो फैक्टर है यहाँ पे लिखता हूँ मैं x की पावर n प्लस वाई की पावर n, और पावर जो है वो ऑड है, तो ध्यान रखना जो फैक्टर होगा ना वो x प्लस वाई मस्ट होगा। सिमिलरली x की पावर n माइनस वाई की पावर n है और पावर जो है वो ऑड है, तो फैक्टर जो है वो आपका क्या हो जाएगा x माइनस वाई। फिर आप देखो कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n अगर है और n जो है इवन है, ठीक है, पावर जो है वो इवन है, तो आपके दोनों फैक्टर होंगे x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर x की पावर n प्लस वाई की पावर n जो है और पावर अगर इवन हो तो फैक्टर कोई भी नहीं होता, ठीक है, कोई भी डिफाइन नहीं, ठीक है। कैसे किया मैंने ये, आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं, मतलब ये चीज़ ना आप एग्जाम में बैठ के भी सोच सकते हैं बड़े आराम से। देखो मैं ना किसी वैल्यू पे बात करता होता हूँ हमेशा, कैसे, मैंने देखा x की पावर n प्लस वाई की पावर n और n जो है ऑड होना चाहिए, तो मैं 1 तो क्या रखूँगा, 1 से मेरी वैल्यू जो है स्पष्ट नहीं होगी, सीधा x प्लस वाई आ जाएगी, मुझे तो विश्वास ही नहीं होगा कि मेरी सीधी वैल्यू कैसे आ गई, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, n की वैल्यू ना 3 रखता हूँ, तो आपने देखा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की ना, मतलब n की वैल्यू अगर मैंने 3 रखा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो गया, तो आपको पता है इसका फैक्टर जो है वो x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई होता है। फिर आपने देखा मैंने एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब किया, तो आपने देखा x माइनस वाई फैक्टर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई एक फैक्टर हो गया। तो आपने देखा कि जब पावर ऑड है तो फैक्टर क्या है, x प्लस वाई, बिल्कुल है। आपने देखा जब पावर ऑड है एक्स एन माइनस वाई एन में, तो एक फैक्टर क्या है, x माइनस वाई, बिल्कुल है। अब आप देख रहे हो क्या कि अगर पावर जो है इवन हो जाए तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आपने देखा दोनों फैक्टर हो गए। अब आप बोलोगे सर ये तो आपको सीधा ही पता था, आपने निकाल दिया, पर मैं इसको दोबारा भी कर सकता हूँ। आपको पता है कि x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपने देखा x माइनस वाई और x प्लस वाई यहाँ से भी फैक्टर आ रहा है इससे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो क्या कि जब भी ये नियम होगा, ठीक है, और मेरे को अगर ये आपको चीज़ ध्यान नहीं है, मतलब आप घर से तो पढ़ के गए, पूरा आपने रटा ये सारी चीज़ नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से की, पर आप एग्जाम में जाके भूल गए कि क्या था, x की पावर n प्लस वाई की पावर n, n अगर ऑड था तो फैक्टर क्या था, x की पावर n माइनस वाई की पावर n, n अगर ऑड था तो फैक्टर क्या था, अगर पावर इवन थी तो फैक्टर क्या था। तो आप वहाँ बैठ के बना भी सकते हो वैसे, ठीक है, वहाँ बैठ के आप एग्ज़ाम में बना भी सकते हो ये चीज़ें, इसमें कोई वो नहीं है बहुत लंबा चौड़ा किस्सा। तो आपने देखा 71 83 73 की पावर 83, तो आपने देखा पावर जो है कॉमन है, दोनों की पावर सेम है n और n, और दोनों पावर जो है ऑड है, ठीक है। तो पावर जो है ऑड है, तो पावर जो है ऑड है तो फैक्टर क्या होगा, x प्लस वाई, मतलब 71 प्लस 73, तो फैक्टर का जोड़ जो है, मतलब जो फैक्टर हो गया उसकी वैल्यू कितनी हो गई 144। अब 144 को आपको 36 से डिवाइड करना है, तो आपने देखा एग्जैक्ट 4 पे जा रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। आपको बोला गया है सॉलिड क्यूब है, एक बहुत बड़ा क्यूब है, उसको 27 जो है छोटे क्यूब्स में इक्वल वॉल्यूम में, मतलब छोटे क्यूब्स हैं 27 इक्वल वॉल्यूम के, उसमें ढाला गया। तो आपने देखा वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब जो है 27 वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। आपने देखा 27 क्यूब है और हर क्यूब की जो है वॉल्यूम इक्वल है, तो आपने देखा एक बड़ा क्यूब था, उससे क्या हुआ 27 छोटे क्यूब बनाए, तो आपने देखा दोनों का जो आपको वॉल्यूम है वो इक्वल रखना पड़ेगा। तो आपने देखा बिगर जो है क्यूब उसका वॉल्यूम कितना 46656 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब, तो आपने देखा ये इसको जो काटेगा वो किस पे काटेगा, 27 1 7 2 8, तो 1728 पे इसको काट देगा। अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब की साइड अगर आपने ए मान ली तो वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1728। अब 1728 जो है वो 12 का क्यूब होता है, ठीक है। तो ए जो है यानी कि जो स्मॉलर क्यूब्स हैं, जो 27 क्यूब बनाए, उनकी सबकी साइड जो है वो कितनी है 12। लेंथ ब्रेड्थ हेड हाइट, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट जो है क्यूब की वो सेम होती है, मतलब साइड ऑफ क्यूब जो है वो हर साइड जो है वो सेम होती है, उसकी वैल्यू कितनी 12। आपको बताना सरफेस एरिया, ठीक है। अब कहीं बोलेंगे कि सर मैं कर्ड सरफेस एरिया बताऊं कि मैं टोटल सरफेस एरिया बताऊं,
ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी आपको खाली सरफेस एरिया मेंशन हो तो वो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, और टोटल सरफेस एरिया मेंशन है तो वो टोटल की ही बात कर रहा है। अगर खाली सरफेस एरिया भी आपको मेंशन है तो वो टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। अगर उसको कर्व्ड सरफेस एरिया आपसे पूछना होगा तो वो कर्व्ड सरफेस एरिया आपको मेंशन करेगा। ठीक है। तो आपने देखा सरफेस एरिया जो है 6a², ए की वैल्यू कितनी 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास 144। तो 144 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपने देखा कि 864 आ जाएगा आपके पास, है ना। ये आपका बिल्कुल सही है। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी 3 साल का। ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली जो आपको दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 3 साल का कितना दिया है 1324। आपको प्रिंसिपल बताना है। देखो एक चीज़ है, ऑप्शन से कैसे होगा क्वेश्चन, 2 मिनट में होगा। देखो कैसे, आपने देखा 5000 का 10% कितना 500, 3 साल की बात कर रहे हैं तो 500 500 500 ये तो आएगा ही। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 1500, पर है कितना 1324। अब कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 1500 से हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि 1500 जो है ये तो प्रिंसिपल पे ही है, अभी ब्याज पे ब्याज निकालना तो बाकी था, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो आपने देखा 1500 आ गया, 1500 से ब्याज ज़्यादा ही होगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 1500 से ज़्यादा ही होगा। तो 5000 प्रिंसिपल कभी नहीं हो सकता, 5000 नहीं हो सकता तो 5500 कैसे हो जाएगा, क्योंकि 5000 का जितना ब्याज है, जितना कंपाउंड इंटरेस्ट है 5500 का, तो उससे ज़्यादा ही होगा ब्याज। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। फिर आपने देखा 5000 से कम वैल्यू आ गई कितनी 4500, आपने किया 4500 4500 4500, आपने देखा 4500, आपने देखा 4500 प्रिंसिपल आपने माना 4500 का 10% कितना 450, 450 जो है 3 साल का आप ले लो। ठीक है, अभी आप सिर्फ प्रिंसिपल पे ब्याज लिख रहे हो, इसके बाद ब्याज पे ब्याज लिखना तो बाकी है। तो आपने देखा कि 450 का ही 3 बार अगर मैं जोड़ करूँ तो कितना हो जाएगा 1350। 1350 से जो है इंटरेस्ट ज़्यादा ही आना है। ठीक है, तो आपने देखा ये तो 1350 से कम वैल्यू है, तो आपने देखा ये गलत, सिर्फ ये सही हो जाएगा आपके पास। यानी कि 4000 आपका प्रिंसिपल था, जिस पे आपका 10% जो ब्याज है प्रिंसिपल पे वो कितना आ गया 400 400 400। फिर आपने देखा 400 पे 10% कितना 40, 800 पे 10% कितना 80, या फिर 40 का 2 गुना 80 भी लिख सकते हैं 4। तो आपने देखा ये कितना हो गया 1200, और ये कितना हो गया 124। तो ये आपके पास 1324 आ गया। ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 4000। ठीक है, पहचानने का तरीका। और या फिर अगर कोई कहे कि सर और कोई तरीका बताओ, मज़ा नहीं आया, आप क्या करो, आप ना प्रिंसिपल लेट कर लो। आपने क्या किया, प्रिंसिपल को ना 1000 लेट कर लिया। ठीक है, तो आपने देखा प्रिंसिपल को आपने 1000 लेट किया, तो आपने देखा पहले साल का ब्याज कितना 100 आएगा, क्योंकि रेट जो है वो 10% है, 1000 का 10% कितना हो जाएगा 100। फिर आपने देखा दूसरे साल का 100 तो आएगा, और 100 का साथ में 10%, 100 का 10% कितना हो जाएगा 10। फिर तीसरे साल का 100 आएगा, 10 का 2 गुना 20, फिर 10 का 10% आ जाएगा आपके पास कितना 1। तो आपने देखा 331 आपके पास आ गया क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। आपके हिसाब से क्वेश्चन में क्या दिया है कि 1324 है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 1 की वैल्यू, मतलब आपकी जो वैल्यू है क्वेश्चन की वैल्यू को इक्वल रख दो। 1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 आ गई। आपने प्रिंसिपल कितना माना था 1000, 1 की वैल्यू अगर 4 है तो 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 4000 रुपये। एक तरीका ये भी था क्वेश्चन निकालने का। आपको बोला है इन अ प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ नंबर, और फिर सेकंड और थर्ड नंबर, मतलब 4 नंबर है जो कि प्रोपोर्शन में है। तो आपको पता है 4 नंबर अगर प्रोपोर्शन में होते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, A/B प्रोपोर्शन C/D, मतलब लिखा क्या जाता है कि A/B जो होता है वो C/D के इक्वल होता है। आपको बोला है कि पहली और लास्ट यानी कि फोर्थ नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 70, और थर्ड और सेकंड का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 3.y। तो आपने देखा इसको आपने सॉल्व किया तो ये क्या लिखा हुआ है A/D B/C, B/C की वैल्यू कितनी 3.5y, A/D की वैल्यू कितना 70। तो आपने देखा ये इसको कितने में काटेगा 3.5 का 10 गुना 35, 35 का 2 गुना, तो आपने देखा 20 पे इसको काट देगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 20 आ गई। ठीक है, आपको बोला था परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट हु पास्ड टू द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एनरोल्ड फॉर इंस्टीट्यूट P&T टुगेदर। तो आपने देखा पास का आपको परसेंटेज बताना है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट एनरोल्ड पे P&T जो है टुगेदर लेना है आपको इंस्टीट्यूट। तो आपने देखा P कौन सा है ये वाला, T कौन सा है ये वाला, तो P इसमें भी यही, T इसमें ये। ठीक है, तो आपने देखा कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एनरोल हुए वो कितने हैं। आपने देखा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है 5500 है, और 5500 में से 20% P इंस्टीट्यूट पे, 20% T इंस्टीट्यूट पे, तो टोटल कितना हो गया
40%, 5500 का 40%। और फिर आपने देखा कि पास जो हुआ है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो कितने पास हुए, 3300। और पी के कितने हैं, 18%। क्यू के कितने हैं, क्यू के नहीं सॉरी टी के बताने हैं, तो पी के 18, टी के 18, और इसका आपको परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो आपने देखा 2 0 से 2, ये तो 3 पे गया और ये 5 पे गया। फिर आपने देखा कि इसको सॉल्व किया आपने तो आपका 34 आ गया, इसको सॉल्व किया आपने 40 आ गया। तो आपने देखा कि ये गया 17 पे और ये गया 20 पे, है ना, और 20 पंजे 100, तो 17 तिया 51, ये तो डायरेक्ट ही आ गया। तो 51% जो है यानी कि सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और एक बारी मैं दोबारा चेक कर लूँ कैलकुलेशन एरर तो नहीं है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपका हाँ 51% जो है आपका बिल्कुल सही है। अब आपको बोला है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन किससे डिस्क्राइब हुआ है, इससे डार्क वाले से, प्रोडक्शन ऑफ शुगर एज कंपेयर टू दैट इन इट्स प्रीसीडिंग ईयर। प्रीसीडिंग कौन सा, पिछला ईयर, प्रीवियस ईयर जिसको बोलते हैं, बिटवीन 8% एंड 10%। ठीक है, तो आपने देखा कि 2015 का अगर मैं बात करूं तो 2014 से इसमें कितना इंक्रीमेंट आया, आपने देखा 280 से 320 वैल्यू हो गई। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 40 का किस पे, 280 पे। तो ये कितना हो गया आपके पास, 1/7। 1/7 जो होता है वो 14.28% होता है। फिर देखा 2019 में आपने देखा तो 440 से 480 वैल्यू हो गई। कितने का इंक्रीमेंट, 40 का, कितने पे, 440 पे, इंटू 100%। अब ये जो है आपके पास कितना आ गया, 1/11। 1/11 इंटू 100 कितना होता है, 9 सही 1/11 यानी कि 9.09% होता है। आपको वैल्यू बतानी है 8% से 10% के बीच में, ये 8 से 10 के बीच में ही है। तो 2019 जो है वो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। और बाकी 2 ऑप्शन पे आप चेक कर लो। 2018 पे आपने देखा ये इंक्रीमेंट कितने का, 40 का, किस पे, 400 पे। तो ये तो पूरा 10% हो गया। आपको 8 और 10 के बीच में बताना है, 10% वैल्यू नहीं चलेगी। तो 2017 देख लो, तो देखा 20 का इंक्रीमेंट और है कितने में, 380 पे। तो ये 1/19, ये 5.6 के आसपास कुछ है। ठीक है, तो ये भी वैल्यू नहीं सही है। तो वैल्यू जो है 2019 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका। आपको बोला व्हाट इज़ द रेशो ऑफ बॉय टेकन टुगेदर इन कॉलेजेस ABC में जो बॉयज़ हैं, ठीक है, उसका रेशो बताना। तो 400 600 कितना हो गया, 1000। 1000 में 650 ऐड करोगे तो 1650 आएगा। टू द गर्ल्स टेकन टुगेदर इन ऑल 5 कॉलेजेस, तो 5 कॉलेज की गर्ल्स लेनी है। 500 और 500 1000 और 700 कितना हो गया आपके पास, 1700। और 1700 में अगर मैं 650 450 1100, 1700 में अगर 1100 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2800। 0 से 0 गया। आपने देखा अगर मैं इसको 5 पे काटूँ तो ये जाएगा 33 पे और ये जाएगा 56 पे। तो 33:56 इज द करेक्ट आंसर। आपको बोला इन विच ईयर वॉज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर द मैक्सिमम। ठीक है, आपको मैक्सिमम बताना है। तो आपने देखा 4 ऑप्शन है। 2002 आपने देखा 2002 में 2001 से कितने का इंक्रीमेंट होगा, आपने देखा 15 का इंक्रीमेंट आया। वैल्यू कितनी थी पहले, 20। कैसे कर रहा हूँ मैं ये सब कुछ, ये मैं ऐसे कर रहा हूँ कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100%। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू कितनी, 20, फाइनल वैल्यू कितनी, 35। ठीक है, तो आपने देखा कि 2002 अगर मैं सन की बात करूं तो 20 से 35 हो गया। तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 15 का। कितनी वैल्यू पे, 20 पे। अब ये कितना हो गया, 3/4। 3/4 को अगर मैं देखूं तो ये कितना होता है, 75%। तो यही मुझे मैक्सिमम लग रहा है, बाकी चेक कर लेते हैं। 2005 पे तो आपने देखा 20 का इंक्रीमेंट हुआ, 40 वैल्यू पे तो 1/2 यानी कि 50%, 75 से कम है। फिर 2007 पे आपने देखा 45 से 70 हो गई वैल्यू, मतलब 25 का इंक्रीमेंट हुआ कितने पे, 45 पे। तो आपने देखा कि ये जो है 5/9 लिखा है। 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 1.11। तो 5/9 की कितनी हो जाएगी, ये हो गया 55.55%, जो कि 75 से कम है। अब 2008 देख लो, आपने देखा 2008 तो ये कितना, 70 से 75 हो गया। 5 का इंक्रीमेंट 70 वैल्यू पे, 1/14। 1/14 जो है किसका, 100 का। तो ये तो 7 पॉइंट कुछ हो गई आपकी वैल्यू। ठीक है, 7.14%। तो ये तो 75 से और कम है। तो मैक्सिमम जो है वो 2002 सन यानी कि 75% का इंक्रीमेंट हुआ। अब आपको बोला है स्क्वायर है, ठीक है, उसको 2 रेक्टेंगल जो कि दोनों का इक्वल एरिया है उसमें जो है स्प्लिट कर दिया। आपको बोला है कि पैरामीटर ऑफ ईच रेक्टेंगल जो है वो आपको कितना दे दिया, 39 मीटर। आपको पैरामीटर बताना है स्क्वायर पार्क का। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने जो है स्क्वायर पार्क की जो साइड है उसको आपने ए मान लिया। अब ये भी ए हो गया तो ये भी ए हो जाएगी आपकी। ठीक है,
अब आपने क्या किया, स्क्वायर का जो है एक इक्वल दो रेक्टेंगल में उसको डिवाइड कर दिया, मतलब इक्वल एरिया होना चाहिए। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई क्या कि अगर मैं एक स्क्वायर को दो रेक्टेंगल में स्प्लिट करता हूँ, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, तो आपने देखा कि ये लाइन जो है, ये वाली जो लाइन है, ये इस लाइन के इक्वल हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ए हो जाएगी। अब अगर इक्वल एरिया बनाना है, आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया जो होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर आपको इक्वल एरिया बनाना है तो आपको जो है इस साइड के मिड पॉइंट को इस साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करना चाहिए। मतलब आपने क्या किया, दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, तो अब इन दोनों का एरिया जो है आपके पास इक्वल आ जाएगा। मतलब आपने ऊपर वाली साइड जो कि ये थी, ये भी a/2 हो जाएगी और नीचे वाली साइड भी आपकी a/2 हो जाएगी। तभी जाके आप एरिया करके देखो, आपने देखा लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना हो गया, a²/2। फिर आपने देखा इसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ किया, तब भी a²/2, तभी जाके आपका एरिया जो है वो आपका एरिया इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको दिया है क्या कि पेरीमीटर ऑफ ईच रेक्टेंगल। अब देखो पैरामीटर भी सेम है, ठीक है, दोनों रेक्टेंगल का आपका पैरामीटर भी सेम है, तो हमने सही स्प्लिट किया है, ठीक है, मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को ज्वाइन करके। तो आपने देखा पेरीमीटर होता क्या है, आपने देखा पहली रेक्टेंगल की अगर मैं पेरीमीटर की बात करूँ तो ये क्या होगा, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इसकी वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ गई, 39 मीटर। ठीक है, तो आपने देखा कि ये कितना हो गया, आपने देखा 2a प्लस a कितना हो जाएगा आपके पास 3a, या फिर 3a/2 इंटू 2 कितना, 3a की वैल्यू कितनी, 39 मीटर, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 मीटर। मतलब साइड ऑफ स्क्वायर जो है, जो पहले साइड थी जो कि हमने a बनाई थी साइड, वो कितनी थी, 13 मीटर। आपको उस स्क्वायर जिसकी साइड 13 मीटर है उसका पैरामीटर पूछा, तो पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, साइड कितनी 13, इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 13 का 52 मीटर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो आपने देखा कि ये जो है, अब आप इसका क्यूब करेंगे अगर आप, तो देखेंगे आप कि 2 का क्यूब कितना होगा, 8, 5 √5 जो है वो √5 का क्यूब हो जाएगा, तो 8 इंटू 5 कितना, 40 √5, 40 √5 x क्यूब। मतलब ये जो है अगर मैं इसको a मानूँ, अगर मैं इसको b मानूँ, तो ये जो है a³ माइनस b³ लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि a³ माइनस b³ जो होता है वो क्या होता है, a माइनस b, a² प्लस b² प्लस ab। ठीक है, तो अगर इससे ही फॉर्मूला बनाया जाए क्या कि a³ माइनस b³ की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अगर मैं a माइनस b इधर साइड ले जाऊँ तो आप देखोगे कि a³ माइनस b³ अपॉन a माइनस b की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, a² प्लस b² प्लस ab। ठीक है, तो आपने देखा अगर a 2√5x है, अगर b √2y है, तो इतनी इक्वेशन जो ये लिखी हुई है इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, a का स्क्वायर यानी कि 2√5 का, a का स्क्वायर यानी कि 2√5x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि √2y का स्क्वायर, प्लस a कितना 2√5x, b कितना √2y। तो आपने देखा कि इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, 20x² प्लस 2y² प्लस 2√10xy। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है आपको x² प्लस ax² प्लस by² माइनस cxy से जो है वो कंपेयर करनी है। तो आपने देखा a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 20, b की वैल्यू कितनी आ गई 2, c की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, माइनस c की वैल्यू जो है 2√10 हो गई। तो a की वैल्यू कितनी 20, b की वैल्यू कितनी आपकी 2, माइनस c की वैल्यू कितनी है 2√10, तो c की जो वैल्यू है वो माइनस 2√10 हो जाएगी। पुट कर दो, आपने देखा a की वैल्यू कितनी 20, b की वैल्यू कितनी 2 और माइनस √10 इंटू माइनस 2√10 आ जाएगा आपके पास। तो आपने देखा 20 प्लस 6 और यहाँ पे 2√10 इंटू √10 कितना होगा 2 इंटू 10 कितना 20 और प्लस का साइन, तो यहाँ पे आपका 46 आ जाएगा जो कि आपका करेक्ट आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 16 डे, ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 6 डेज, बी कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 12 डेज। आपको बताना है दोनों साथ में मिलकर अगर काम करें तो कितने दिन। ये तो क्वेश्चन मैंने बहुत बार कर दिया, आपका मुँह जुबान नहीं हो गया होगा। 6, 12, ठीक है, टोटल टाइम जो है ए और बी का कितना 6 और 12, तो एलसीएम ले लेंगे 6 और 12 का कितना देगा 12। ये टोटल वर्क हो गया, वनडे वर्क कितना हो गया 12/6, तो 12/12 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो आपने देखा ए का जो वनडे वर्क है वो कितना है 2, बी का जो वनडे वर्क है वो कितना है 1। तो आपने देखा दोनों अगर साथ में मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम कर देंगे 2 + 1 3। एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 12 काम करने में कितने दिन लेंगे 4 दिन लेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है
सुरेश ने एक कंप्यूटर टेबल परचेज किया और एक सेंटर टेबल परचेज किया 9,000 और 4,000 का। उसने कंप्यूटर टेबल को 8% प्रॉफिट पे बेचा। विद व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज शुड ही सेल द सेंटर टेबल सो एज टू गेन द 10% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। अब देखो इस पे एलिगेशन लगेगा बड़े आराम से। आपको बोला है क्या कि कंप्यूटर टेबल तो उसने 8% प्रॉफिट पे बेच दिया। अब कितने प्रॉफिट परसेंटेज पे वो सेंटर टेबल यानी कि जिसको उसने 4,000 में खरीदा है उसको बेचे, ताकि उसको जो प्रॉफिट हो पूरी ट्रांजैक्शन पे, मतलब कंप्यूटर टेबल और सेंटर टेबल बेचने पे उसको 10% का प्रॉफिट होना चाहिए टोटल। तो आपने देखा कि अगर मैं प्रॉफिट पे एलिगेशन लगाता हूँ, अगर मैं ये आ गया आपका कंप्यूटर टेबल, ठीक है, तो ये आ गया आपका कंप्यूटर टेबल और ये आ गया आपका सेंटर टेबल। तो आपने देखा कि कंप्यूटर टेबल और सेंटर टेबल के प्रॉफिट पे अगर मैं एलिगेशन लगाता हूँ, ठीक है, तो आपको पता है रेशो जो है वो किसका आएगा, आपका कॉस्ट प्राइस का रेशो आ जाएगा। तो खरीदा कितने में था कंप्यूटर टेबल 9,000 में और सेंटर टेबल कितने में 4,000 में, तो इसका जो रेशो है वो कितना हो जाएगा आपके पास 9:4, ठीक है। और कंप्यूटर टेबल का प्रॉफिट मैंने अलग लिखा, सेंटर टेबल का मैंने अलग लिखा, और कंप्यूटर टेबल और सेंटर टेबल का जब जोड़ के बात करते हैं जो कि होल ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, तो मैंने उसको बीच में लिखा। मतलब कंप्यूटर टेबल की जब अलग बात हो रही थी मैंने उसको अलग लिखा, सेंटर टेबल की जब अलग बात हो रही थी मैंने इसको अलग लिखा, और कंप्यूटर और सेंटर टेबल को जोड़ के जब होल ट्रांजैक्शन की बात हो रही है तो मैंने उसको बीच में लिखा। आपको पता है कि एलिगेशन का जो रूल होता है वो क्या कहता है कि जब दो वैल्यू की अलग अलग बात हो रही है तो उनको अलग अलग लिखो, और दोनों को जोड़ के जब होल ट्रांजैक्शन या दोनों को जोड़ के जब बात हो रही है तो उसको बीच में लिखना होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए। तो आपने देखा 10 और 8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, तो 4 की वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा आपका 2%। 4 की वैल्यू अगर 2% आ गई तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0.5%, तो 9 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 4.5%, ठीक है। और 10% से 8% जो है वैल्यू कम है तो अगली वैल्यू जो है ज़्यादा होगी, तो 10 से कितना ज़्यादा 4.5, तो आपकी वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी 14.5%, यानी कि जो सेंटर टेबल था उसको 14.5% के प्रॉफिट पे बेचा गया। अब ये देखो ये क्वेश्चन दोबारा एलिगेशन का, आपको बोला एवरेज पास परसेंटेज जो है आपको गर्ल्स की बता दी कितनी 85%, ठीक है। पास परसेंटेज जो गर्ल्स का है वो कितना 85%, और पास परसेंटेज जो बॉयज़ का है वो कितना 83%, और पास परसेंटेज होल क्लास जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों आ गए, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया भी है, द पास परसेंटेज ऑफ ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है आपको कितना दे दिया 83.7%, ठीक है। तो ये तीनों जो है ये एवरेज पास परसेंट की वैल्यू हो गई। तो एवरेज पास परसेंटेज गर्ल्स का आपको गिवन है, एवरेज पास परसेंटेज आपको बॉयज़ का गिवन है, और एवरेज पास परसेंटेज आपको ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स का गिवन है, ठीक है। तो आपने क्या किया, जब ऑल बॉयज़ और ऑल गर्ल्स का गिवन था तो आपने बीच में लिखा, और गर्ल्स और बॉयज़ की अलग अलग बात हो रही थी तो आपने अलग अलग लिखा। तो हमने देखा 83.7 में से 83 गया तो कितना आएगा 0.7, और 85 में से 83.7 गया तो कितना आएगा आपका 1.3, ठीक है। तो आपने देखा पॉइंट से पॉइंट हटाया तो 7:13, मतलब गर्ल और बॉयज़ का जो रेशो है आपस में वो कितना है 7:13। आपको बताना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 10th ऑफ दैट स्कूल। तो आपने देखा गर्ल्स कितनी है 7, रेशो के हिसाब से गर्ल्स कितनी है 7, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं रेशो के हिसाब से 7 गर्ल्स है 13 बॉय, यानी कि टोटल कितने हो गए 20। तो आपने देखा 20 जो है इसको 5 पे काटेगा तो 35% जो है वो नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई, या फिर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स जो है, सॉरी परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स जो आपको बोलेंगे वो 35%। और बॉयज़ का अगर आपको निकालना होता तो 100% टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसमें से 35 निकाल दो तो कितना आएगा 65, यानी कि 13 को अगर आप डिवाइड करोगे 20 से इंटू 100% करोगे तब भी आपका जो परसेंटेज आएगा बॉयज़ का वो कितना आएगा 65%। अब ये वाला क्वेश्चन है, पहले भी हो चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे आप कॉस थीटा ले गए राइट हैंड साइड में, तो आपने देखा साइन थीटा बाय कॉस थीटा बन गया। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो टेन थीटा, और 4 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो टेन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 5/4। अब सेक थीटा आपको पूछा है, तो सेक थीटा क्या होता है आपको पता है, सेक स्क्वायर थीटा की जो आइडेंटिटी होती है वो 1 + tan स्क्वायर थीटा होती है। 1 + tan थीटा क्या होता है ये आपको गिवन ही है 5/4, 5/4 का आप स्क्वायर कर दो तो 1 + 25/16, तो ये आपका कितना हो जाएगा 16 + 25/16 कितना 41/16। तो सेक थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी हो जाएगी √41, और √16 अगर मैं देखूँ तो कितना आ जाएगा 4,
अब ये वाला क्वेश्चन है, पिछली बार आपको जो है वो आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने को बोला था, अब की बार आपको ओपी की लेंथ निकालने को बोला है। पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन हो चुका है सेम, ठीक है। तो देखो हम इसको बहुत सॉर्टेड वे में कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आपने देखा आपको रेडियस कितनी दी है सर्कल की, आपको रेडियस दे दी कितनी 10 सेंटीमीटर। आपने मान लिया कहीं यहाँ सेंटर होगा तो आपने जो है ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो ये जो है ओ है और ए बी जो है वो कॉर्ड है और टेंजेंट जो है वो पी पे जाके बनता है। तो आपको ओपी की लेंथ बतानी है। देखो सबसे सॉर्टेड और सबसे छोटा वे बताता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे छोटा वे, आपको पता है कि टेंजेंट जो है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। मतलब ट्राइंगल ओ ए पी जो है वो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। तो आपको यहाँ पे रेडियस पता है, मतलब बेस की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 10 सेंटीमीटर। आपको पता है कि बेस कितना है आपका, यानी कि रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। आपको अगर AP पता लग जाए तो आप OP की वैल्यू बड़े आराम से बता सकते हो, क्योंकि AP जो है आपका परपेंडिकुलर, OA जो है वो आपका बेस, तो हाइपोटेन्यूज आपका कितना हो जाएगा OP की वैल्यू आप बड़े आराम से बता सकते हो अगर आपको AP की यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको बताओ। लेंथ ऑफ टेंजेंट आपने पिछली वीडियो में निकाला है। देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जब भी आपको निकालना हो, यानी कि PA और PB जब भी आपको निकालना है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A/R √r² - a²। अब A क्या होगा, अब A क्या होगा, ध्यान रखना जो ये AB है, जो ये कॉर्ड है, जो ये AB है, लॉन्ग कॉर्ड है, जो इसकी वैल्यू हम 2A मानते हैं, जो कि आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में। तो A जो है वो आपका कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। मतलब ये जो A है ये कॉर्ड की आधी लेंथ होती है, ये कॉर्ड की आधी लेंथ होती है। हम पूरी कॉर्ड को 2A मानते हैं, तो यहाँ पे A पुट होता है सिर्फ, यानी कि कॉर्ड का आधा पुट होता है। तो ये कितना हो गया 6, रेडियस कितनी 10, और 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर 100 माइनस 36 कितना हो गया 64, 64 का रूट कितना हो जाएगा 8। तो आपने देखा कि ये कितना हो गया, अगर मैं 5 और ये गया 4 पे, ये गया 2 पे और ये गया 3 पे, तो आपने देखा कि 15/2 आ गया आपके पास। तो आपके पास AP की जो लेंथ है वो कितनी आ गई आपके पास 15/2, ठीक है। या फिर आप लोग यहाँ पे 15/2 ही रहने दो, ठीक है। अब आपको OP की लेंथ बतानी है। देखो फिर ट्रिपलेटिक हो जाएंगे हम तो, ठीक है, हमारा काम यही है। तो आपने देखा बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है 10 और 15/2। मैं क्या करता हूँ, फ्रैक्शन हटाता हूँ। फ्रैक्शन मैंने हटाया तो मैंने देखा 20 और 15, 20 और 15 जो है बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ हो गई। आपको पता है 15, 20, 25 का एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो आपका कितना आ गया 25। आपने क्या किया था 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था तो आप बाद में 2 से डिवाइड कर दो। तो 25/2 जो है वो OP की लेंथ यानी कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ आ जाएगी ट्रायंगल OAP में। तो 25/2 कितना होता है 12.5%, 12.5 सेंटीमीटर, सॉरी परसेंटेज नहीं सेंटीमीटर। अब आपने ये क्वेश्चन देखा, आपने देखा 26 सही 2/3% की वैल्यू पहले देख लो कितनी होती है। आपने देखा 26 थी 78, 78 और 2 कितना हो गया 80, परसेंटेज हटाया तो ये कितना हो गया 80/3। परसेंटेज अगर आपने हटाया तो बटे आपको 100 लगाना पड़ेगा। तो आपने देखा कि ये 20 पे जाएगा 4 और 15 पे। मतलब रमेश जो है वो अपनी मंथली सैलरी का 26/2/3% जो है सेव कर रहा है। मतलब आपने देखा सेविंग की वैल्यू कितनी है 26/2/3%, जिसको हम लिख सकते हैं 4/15। तो मैंने आपको बताया था कि न्यूमिनेटर में वो होगा जिसकी बात हो रही है। बात किसकी हो रही है, सेविंग की। तो न्यूमिनेटर में क्या गया सेविंग। डिनोमिनेटर में वो होगा जिस पे न्यूमिनेटर निकाला जाता है। न्यूमिनेटर क्या है सेविंग। तो न्यूमिनेटर जो है सेविंग, सेविंग निकाली किस पे जाती है, सैलरी पे। मतलब आपकी जो इनकम होगी उसी पे ही तो सेविंग आएंगे ना, उसी से ही तो आप सेव कर सकते हो। तो सेविंग जो है वो किस चीज़ से बंदा कर सकता है या किस चीज़ पे बंदा निकालता है, आपको पता है इनकम पे निकालता है। तो डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी इनकम। तो आपने देखा कि एक्सपेंडिचर कितना हो गया। आपने देखा अगर 15 इनकम है, 4 उसमें से सेव कर लिया तो बचा कितना। आपने देखा बचा कितना, 15 में से 4 सेव कर लिया तो बचा कितना 11। अब 11 जो है वो खर्च कर रहा है, ठीक है। 11 जो है वो रेशियो के हिसाब से खर्च कर रहा है। तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो हो गया वो आपके पास कितना हो गया 11 और 4। आप क्या करो, एक्सपेंडिचर को 110 लेट कर लो, सेविंग को आप 40 लेट कर लो, ठीक है। तो आपने देखा इनिशियली जो एक्सपेंडिचर है या एक्सपेंस है इनिशियली जो वो 110 है और सेविंग जो है वो कितनी है 40 है आपकी। आपने देखा एक्सपेंडिचर जो है या फिर एक्सपेंसेस जो है वो 20% बढ़ गए।
तो आपने देखा 110 का 20% बढ़ गया, मतलब आपने देखा 110 की खुद की वैल्यू कितनी हो गई 100%, 100% में 20% का इंक्रीमेंट, तो वैल्यू कितनी हो गई 120%। तो आपने देखा 2 जीरो से 2 जीरो गई। तो आपने देखा अब जो आपका एक्सपेंडिचर है, अब जो आपका एक्सपेंडिचर है वो 132 हो गया। इनकम तो उतनी है, आपको क्वेश्चन में तो नहीं बोला कि इनकम बढ़ी है। इनकम कितनी थी, आपने देखा 11 और 4 15 जो है हमारी इनकम थी। तो अगर एक्सपेंडिचर को हमने 110 माना, सेविंग को अगर हमने 40 माना, तो इनकम कितनी माननी पड़ेगी हमें 150। ठीक है, आपको पता है इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो आपने देखा अब एक्सपेंडिचर जो है वो आपका कितना हो गया 132, इनकम कितनी है उतनी की उतनी 150। तो अब बंदा कितना सेव कर रहा है, आपने देखा मैं 150 में से अगर मैं 132 घटाऊं तो आप देखो 18 बंदा सेव कर रहा है। ठीक है, तो अब बोला है कि जब एक्सपेंस जो है 20% बढ़ जाए तो वो जो है 4080 रुपये सेव कर पाता है। हमारे हिसाब से जो वो सेव कर पा रहा है, हमने जो लेट किया 110 लेट किया, एक्सपेंडिचर को सेविंग कितना 40 लेट की, तो इनकम कितनी हो गई हमारी 150। तो हमने देखा हमारे हिसाब से सेविंग जो है वो कितनी आ गई 18। क्वेश्चन में कितनी दी है 4080, एक की वैल्यू कितनी हो गई 4080 बाई 18। ठीक है, आपको बताना है मंथली सैलरी कितनी आई थी आपकी 150, मतलब 150 की वैल्यू पूछी है। तो 150 मल्टीप्लाई कर दो। आपने देखा कि अगर मैं इसको 3 पे काटूँ तो ये 6 पे जाएगा और ये 50 पे जाएगा, और अगर अब मैं इसको काटूँ तो 6 6 36 और 6 8 द 48, तो ये आ गया 680 इंटू 50, जो कि कितना हो जाएगा आपके पास 34,000। मतलब जो इनकम थी उसकी मंथली सैलरी जो है वो कितनी हो गई 34,000। आपको बोला है शॉपकीपर ऑफर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ इतना इतना इतना, एट व्हाट प्राइस कस्टमर कैन गेट, मार्क प्राइस जो है इतना है। तो मार्क प्राइस आपका 1000, सेलिंग प्राइस आपको बताना। देखो ये तो बहुत बार कर दी ना हमने चीज़ें। ठीक है, तो आपने देखा मार्क प्राइस कितना 1000, 35% डिस्काउंट दिया, पहले 100% मार्क प्राइस की खुद की वैल्यू 35% उस पर छोड़ दिया, 35% डिस्काउंट दे दिया, तो वैल्यू कितनी रह गई 65%। अब ये जो ब्रैकेट में वैल्यू है ये अपने आप में 100%, इसमें से 10% और छोड़ दिया तो वैल्यू कितनी रह गई 90%। फिर 6% छोड़ा तो वैल्यू कितनी रह गई 94%। अब इसको सॉल्व आप अपने आप कर लेना। अब ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पता है 13 जो है 117 को 9 पे काटता है, तो 90 बाई 2 यानी कि 45 हो गया। तो 52 प्लस 45 प्लस 26, और आपने देखा ये क्या लिखा है, ये लिखा है 9/8 इंटू 2। तो 9/8 इंटू 2 कितना हो गया 9/4, 9/4 में से 5/4 गया तो 4/4, 4/4 क्या होगा 1, तो 2 प्लस 1 कितना 3 आ जाएगा। तो अब देख लो क्वेश्चन करो। तो आपने देखा कि इसका जोड़ कितना हो गया 45 में अगर मैं 52 जोड़ूं तो आपने देखा 97 में 26 अगर मैं जोड़ूं तो 7 और 6 13 और 12 123/3 यानी कि कितना आ जाएगा आपके पास 41 इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है यार, खुद कर लेना। देखो ये तो मैंने 1,00,000 बार करा दिया। ठीक है, तो आपने देखा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 गिवन है, आपको x प्लस 1/x बनाना है। तो आपको पता है पहले इससे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बनाएंगे, फिर उससे x प्लस 1/x, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बनाने के लिए +2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में +2 आपको आपने किया, तो आपने देखा 1156 आ गया। 1156 जो है 34 का स्क्वायर होता है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 34। अब आपको दो दोबारा ऐड करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड आपका 36 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू होगी वो √36 यानी कि 6 आ जाएगा आपका आंसर। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर आपको बताना है। देखो आपने क्या किया, आपने इस इक्वेशन में दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो आपने देखा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और 27 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 729, सभी को पता है। तो इसकी वैल्यू आपको 425 गिवन है, तो 2xy की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 729 में से 425 अगर आप घटा दो तो आप पाओगे कि 304 आ जाएगा। तो xy की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 152 आ जाएगी। ठीक है, और आपने देखा कि x प्लस वाई आपको कितना गिवन है 27। अब x माइनस वाई निकालना तो बड़ा आसान है ना। ठीक है, तो आपने क्या किया यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, तो आपको x प्लस वाई की वैल्यू भी पता है 4xy, xy की भी वैल्यू पता है, तो आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर बता सकते हो। x प्लस वाई कितना 27, 27 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 152 तो 729, और ये कितना हो गया 608। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 21, 121 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
और देखो एक और चीज़ हो सकती है यहाँ पे ना, आपने देखा 152 का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, वो होता है 19 × 8। आपको पता है 19 × 8 जो होता है वो 152 होता है। तो चेक कर लो 19 और 8 जो वैल्यू मैंने मानी क्या वो वैल्यू सही है। तो आपने देखा 19 + 8 किया तो 27, हाँ मेरी वैल्यू बिल्कुल सही है। तो आपने क्या किया 19 - 8 कितना 11, 11 का स्क्वायर जो है आपका करेक्ट आंसर आएगा। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू आपने 19 और 8 पुट किया तो 19 - 8 कितना 11, 11 का आपके पास स्क्वायर कितना आ जाएगा 121 जो है वैल्यू आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है सर्कल जो है एक इंस्क्राइब्ड है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। आपको बोला है कि सर्कल जो है इंस्क्राइब है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ऐसी ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, उसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब है ट्रायंगल के अंदर। तो आपने देखा इंस्क्राइब है तो ये क्या हो गया आपके पास इन सर्कल, ठीक है। आपको बोला लेंथ ऑफ 2 साइड कंटेनिंग द राइट एंगल, मतलब जो 2 साइड राइट एंगल कंटेन करती हैं। आपने देखा राइट एंगल जो है ये है, 2 साइड जो कंटेन कर रही हैं वो कौन कौन सी होगी, बेस और परपेंडिकुलर हो गई आपके पास। तो आपने देखा बेस और परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है कितनी 15 और 8, ठीक है। यहाँ परपेंडिकुलर और बेस की कह लो आप वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको 2 साइड गिवन है, आपको पता है 8 15 7 का 8 15 17 का एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो अगर 15 परपेंडिकुलर 8 जो है बेस है तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। आपको बोला रेडियस बताओ इन सर्कल की, मतलब आपको इन रेडियस बतानी है किसकी, राइट एंगल ट्रायंगल की। तो इन रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर में बेस जोड़ो, हाइपोटेन्यूज माइनस कर दो दोनों में, ठीक है। परपेंडिकुलर और बेस के जोड़ में हाइपोटेन्यूज माइनस कर दो, डिवाइड कर दो 2 से। तो आपने देखा 15 + 8 कितना 23, 23 में से 7 किया कितना 6, तो 6/2 आपके पास आ जाएगा 3 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला इफ़ 2 नंबर आर इन द रेशो इतना सम ऑफ देयर क्यूब। आपने माना कि एक नंबर जो है 7x है, दूसरा नंबर आपने 4x। अब इनका जो क्यूब है उसका जोड़, तो आपने देखा 4x का क्यूब करा 7x का क्यूब किया, इसका जो जोड़ है इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 4,07,000, ठीक है। तो आपने देखा 4 का क्यूब कितना होगा 64x क्यूब, 7 का क्यूब कितना होगा 343 और यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा, ये कितना हो गया 407,000। तो आपने देखा कि अगर आप 343 में अगर आप 64 जोड़ोगे तो आप देखोगे कि ये तो 407 आ गया ना, ये तो कट गया फिर, ठीक है। तो एक्स क्यूब की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ गई 1000 आ गई। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 1000 जो कि कितना हो जाएगा 10। एक्स की वैल्यू अगर 10 आ गई तो 4x कितना 40 और 7x कितना 70। आपको ग्रेटर नंबर बताना है, तो 70 जो है करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेना, पिछली वीडियो में भी सेम क्वेश्चन ये था, ठीक है। और इस वीडियो में भी नहीं, पिछली वीडियो में सेम क्वेश्चन था, तो ये अपने आप करना। अब देखो दोबारा आ गया कि नंबर जो है ये वाला जो नंबर है, ये नंबर 8 और 9 दोनों पे जाना चाहिए, मतलब डिविजिबल बाय 72। कई क्वेश्चन में बोल देता है कि डिविजिबल बाय 72 होना चाहिए, अब की बार 8 और 9 ही आपको बोल दिया। अब आपको पता है 8 अगर डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करे कोई नंबर तो उसका नियम क्या होता है, उसका रूल क्या होता है कि लास्ट 3 नंबर ऑफ अ नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। तो आपने देखा कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए और बी बतानी है आपको। तो बी की वैल्यू आपको गिवन कितनी है ऑप्शन में 3 4 और 2 3 वैल्यू आपको गिवन है 2 3 4। अब मेरा मानना है कि 2 3 4 में से एक वैल्यू पे ही बी आएगा, तो वही चेक कर लो आप सिर्फ। तो आपने देखा कि क्या जाएगा इस पे, आपने देखा 908 अगर मैं देखूं 88 और 18 नहीं जाएगा, फिर 918 अगर मैं देखूं नहीं जाएगा, 928 जो होगा वो आपका क्या होएगा 88 48। तो 928 जो है वो आपका जो है 8 पे डिविजिबल होगा। फिर आपने 40 ऐड किया तो 968, ठीक है। तो 2 ही वैल्यू पॉसिबल है बी की, एक वैल्यू 2 पॉसिबल है, एक वैल्यू 6। तो ऑप्शन में 6 वैल्यू तो कहीं गिवन ही नहीं है, 2 ही वैल्यू गिवन है और यही स्मॉलेस्ट है, तो बाकी ऑप्शन तो गलत हो गए, मतलब यही ऑप्शन जो है सही है आपका। आपको बोला है स्पीड ऑफ कार जो है वो 40% ज़्यादा है स्पीड ऑफ बस से। तो आपको मैंने बताया था कि जिसके कंपैरेटिवली बात हो रही हो उसको आप 100 मान लो, जब भी परसेंटेज आपको दिया है। आपने क्या मान लिया कि स्पीड ऑफ बस जो है वो 100 है, तो स्पीड ऑफ कार जो होगी वो 40% ज़्यादा होगी। तो 100% खुद की वैल्यू 40% ज़्यादा, तो वैल्यू कितनी हो गई 140% ऑफ 100।
तो आपने देखा 140% ऑफ 100 कितना हो जाएगा 140, ठीक है। तो आपके पास स्पीड ऑफ कार और स्पीड ऑफ बस का जो रेशो आया वो आपके पास कितना आ गया 7:5। आपको बोला है क्या कि ट्रेन जो है इतना डिस्टेंस, अब कार बस था यहाँ पे ट्रेन भी आ गया, लो आपको बोला है ट्रेन जो है इतना डिस्टेंस इतने टाइम में ट्रेवल करती है, तो आपने ट्रेन की स्पीड निकाल ली। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना लगा 8 से ही 1/2, तो 8 से ही 1/2 को आप क्या बोल सकते हैं 2 8 16 और 1 17/2, ठीक है। तो आपने देखा 17 जो है इसको कितने में काटेगा 7 6 60, तो 60 × 2 कितना हो जाएगा 120, मतलब 120 km/h जो है स्पीड ऑफ ट्रेन है। आपको बोला है कि कितना डिस्टेंस जो है कार कवर कर लेगी इतने टाइम में, कितना डिस्टेंस जो है कार कवर कर लेगी इतने टाइम में अगर स्पीड ऑफ बस जो है वो आधी है स्पीड ऑफ ट्रेन से। तो आपने देखा स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो 120 है, तो स्पीड ऑफ बस जो है वो आपकी कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी, यानी कि 60 km/h। और स्पीड ऑफ बस जो है उसका रेशो कितना है 5, और स्पीड ऑफ बस आपने निकाल भी ली कितनी 60, तो 5 की वैल्यू 60, तो 1 की वैल्यू 12, 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 84। तो आपने देखा स्पीड ऑफ कार जो है वो आपके पास कितनी आ गई 84 km/h। आपने देखा स्पीड ऑफ कार जो है वो आपके पास कितनी आ गई 84 km/h, और आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस कार ने कवर किया इतने टाइम में। तो आपने देखा डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है कार की 84, टाइम कितना ट्रेवल किया आपने देखा कि 1 से ही 3/4, तो ये कितना होगा 7/4, ठीक है। तो इतना ट्रेवल किया उसने, तो आपने देखा 21 सत्ते कितना होगा 147, यानी कि 147 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया कार ने कितने घंटे में 1.25 घंटे में, यानी कि 1 से ही 3/4 यानी कि 7/4, यानी कि 1.75 बोल लो या 1 घंटा 45 मिनट, ठीक है। तो 147 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपको बोला है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ अ मनी फॉर 5 ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000, ठीक है। तो मतलब 5,000 रुपये प्रिंसिपल है, 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया 10% पर एनम, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा उसका आधा जो है वो सिंपल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो। आपने देखा प्रिंसिपल कितना 5,000, रेट कितना 10%, तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, पहले तो प्रिंसिपल का ब्याज तो 5,000 का 10% कितना 500, ठीक है। तो 500 तो ऐसे ही आ जाएगा, फिर 500 का आपको 10% बताना है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 50। तो टोटल जो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो कितना आया 1050, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1050 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना आ गया आपके पास 525। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपके पास कितना आ गया 525। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी बाई 100। जो आपने देखा यहाँ पर आर की जो वैल्यू है वो कितनी है 10, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ गया, तो अब आप प्रिंसिपल निकाल लो। आपको बोला है ना ऑन सर्टेन सम, और आपको सम बताना है जो कि सिंपल इंटरेस्ट पे दिया। अब प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल दो। टाइम कितना है 5 साल, तो आपने देखा ये तो 2 पे गया, और प्रिंसिपल जो है वो आपका कितना आ गया 525 × 2, जो कि कितना आ जाएगा 1050। आपको बोला है पैरामीटर ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, सबसे पहले तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्या देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल कर लेना, ठीक है। तो आपने आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले क्या देखना राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसका एक एंगल 90 हो, और दूसरी बात आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 हो और बेस और परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो इक्वल हो। तो आपने देखा ये ए, तो ये भी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा √2a, ठीक है। अगर किसी ने निकालना है तो वो निकाल के देख लेना कि हाइपोटेन्यूज क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट। तो आपने देखा 2a², तो बचा कितना √2a, ठीक है। तो ये आप निकालना चाहो तो आप निकाल भी सकते हो, पर सीधा याद रखें तो बहुत अच्छी बात है कि अगर बेस और परपेंडिकुलर की लेंथ सेम है तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा बेस का √2 गुना या परपेंडिकुलर का √2 गुना, ठीक है। तो आपने देखा पेरीमीटर जो आया आपका ट्रायंगल का वो कितना आ गया a + a कितना 2a + √2a। इसकी आपको वैल्यू गिवन है कितनी 15 √2 + 1 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि ये कितना है 2a, और अगर मैं √2a अगर मुझे अंदर बनाना है तो मैंने क्या किया √2 को कॉमन ले लिया, तो अंदर आपके पास क्या बचा, मतलब मैंने √2a ही कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा आपके पास √2 + 1,
और यहाँ पे कितना आया 15√2+1। तो आपने देखा √2 1 से √2 1 गया, मतलब √2+1 से √2+1 गया, तो ए की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई 15/√2। ठीक है, आपको बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट की तो लेंथ सेम ही है क्या ए, तो ए की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 15 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास, √2 का जो स्क्वायर होगा वो 2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा 225, 2 दूनी कितना 4, तो 225/4 आ गया। अब ये जाएगा 5 पे 6 पे, तो 56.25 जो है वो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। आपको बोला एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल है सी पे, तो एंगल सी जो है वो 90 डिग्री हो गया। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो गया, तो एंगल सी जो है वो 90 हो गया। तो एंगल ए प्लस एंगल बी का जोड़ आपके पास कितना हो गया 90, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना 180 डिग्री। एक एंगल अगर 90 हो गया तो बाकी दोनों के बच्चे का जोड़ कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो आपने देखा साइन ए साइन बी के इक्वल है, साइन ए जो है साइन बी के इक्वल है। ये तभी हो सकता है जब ए और बी दोनों एंगल जो है वो 45 डिग्री के हो। ठीक है, क्योंकि साइन 45 कितना होगा 1/√2, कॉस 45 कितना, सॉरी साइन 45 कितना होगा 1/√2, और बी जो एंगल अगर मैं 45 रखूँगा तो यहाँ पे भी साइन 45 कितना 1/√2 इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, तो कॉस 45 जो है वो कितना हो जाएगा 1/√2। लास्ट क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन और सिर्फ पागल बनाने वाला क्वेश्चन है ये। आपको बोला एक सर्कल है जिसका डायामीटर जो है वो ए बी है, और रेडियस जो है उस सर्कल की कितनी है 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर अगर रेडियस है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपको बोला है पी क्यू एक कॉर्ड है जो कि डायमीटर नहीं है, इंटरसेक्ट कर रही है ए बी को एम पे परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो ये जो है ये परपेंडिकुलर बन गया आपके पास, ये पॉइंट एम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी पहले तो कि ए एम और बी एम का आपको रेशो गिवन है। ठीक है, ए एम और बी एम का आपको रेशो गिवन है कितना 5:4। आपने देखा ए एम और बी एम का रेशो को जोड़ेंगे, अगर ए एम और बी एम के रेशो को जोड़ेंगे तो ए बी का रेशो आ जाएगा कितना 5 और 4 9। 9 की वैल्यू कितनी, ए बी की जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है 18, जो कि हमने निकाल ली क्योंकि रेडियस है 9, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 18, यानी कि ए बी 18। तो एक की वैल्यू कितनी 2, 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। मतलब ए एम जो है आपके पास 10 सेंटीमीटर हो गया, बी एम जो है वो आपके पास कितना हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया। अब एक चीज़ क्या आपने देखा कि ए बी पे ही कहीं ना कहीं जो होगा वो सेंटर होगा, क्योंकि डायमीटर के ऊपर ही सेंटर होता है। और सेंटर से आपने देखा कि अगर मैं देखूँ कॉर्ड है पी क्यू, सेंटर से अगर मैंने, आपने देखा कॉर्ड एक पी क्यू है और सेंटर से जो है पी क्यू के एम पॉइंट पे लाइन ज्वाइन हो रही है। ठीक है, आपने देखा पी क्यू एक कॉर्ड है, सेंटर से पी क्यू के एम पॉइंट पे एक लाइन ज्वाइन हो रही है, और जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। मतलब सेंटर अगर ओ है तो ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर हो रहा है किस पे पी क्यू पे। आपको पता है ओ एम से अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डालूंगा कॉर्ड पे तो कॉर्ड को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगा। तो अब आपको एक और चीज़ पता है क्या, कि जब 2 कॉर्ड इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं, आपको पता है डायमीटर भी एक कॉर्ड होती है जो कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, लार्जेस्ट कॉर्ड होती है किसी सर्कल की। तो आपने देखा कि फॉर्मूला क्या होता है जब 2 कॉर्ड आपस में अंदर इंटरसेक्ट करें इंटरनली, तो ए एम इंटू एम बी, पी एम इंटू एम क्यू। और यहाँ से आपने निकाल लिया कि पी एम की जो वैल्यू है वो एम क्यू के इक्वल आ गई, और ए एम की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपके पास 10, एम बी की वैल्यू कितनी आ गई 8, और पी एम और एम क्यू सेम है। तो आपने क्या किया, एम क्यू की जगह पी एम लिख लिया आपने। तो आपने देखा पी एम की जो वैल्यू आ गई वो 80 का अंडर रूट, यानी कि आपके पास 16 इंटू 5 यानी कि 4√5 आपके पास आ गया पी एम। अब पी एम अगर 4√5 तो एम क्यू कितना हो जाएगा 4√5। तो आपको पी क्यू जो कॉर्ड है उसकी लेंथ बतानी है, कितना हो जाएगा पी एम और एम क्यू। तो आपने देखा 4√5 प्लस 4√5 आपका कितना आ जाएगा 8√5, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन आपको बोला परसेंटेज राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर बाय कंपनी क्यू एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर इज मैक्सिमम इन द ईयर। ठीक है, कंपनी क्यू कौन सी, ये तो परसेंटेज राइज बताना। देखो 2016 में कितना हुआ, आपने देखा 15 का इंक्रीमेंट किस पे 60 पे, तो 15/60 कितना 1/4, तो ये कितना हो गया 25%। 25% हो गया, ये आपको मैक्सिमम बताना है। 2019 में देख लो, 2019 में आपने देखा कि ये तो 15%, 100 से वैल्यू 115 हो गई, तो कितना हो गया 15% का इंक्रीमेंट। 2017 तो आपने देखा 2017 में 2016 से कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो 75 से वैल्यू जो है वो कितनी हो गई
90, यानी कि 15 का इंक्रीमेंट हुआ, 90 माइनस 75 कितना 15 बाई 75, ये कितना हो गया 1/5 यानी कि 20% हो गए। तो ये 25 ये 20, तो 2018 एक लास्ट ऑप्शन बचा है आपके पास, ये कितना हो गया 90 से 100 यानी कि 10 का इंक्रीमेंट किस पे 90 पे, तो 1/9 ये तो 11 पॉइंट कुछ परसेंट ही हो जाएगा, 1% तो 25% कहाँ पे था 2016, तो 2016 जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। तो 25% जो है मैक्सिमम इंक्रीज है। आपको बोला बाय व्हाट परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली इज द एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल ऑफ टाइप बी प्रोड्यूस्ड इन 2014, 16 और 18। तो आपने देखा पहले तो एवरेज देख लो 180, 225 और 450। तो आपने देखा 180 में अगर मैं 225 जोड़ूँ तो ये कितना हो जाएगा 405। 405 में अगर मैं 450 जोड़ूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, एवरेज कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 180, 18 और 2 20, 20 और 20 40, 405 हो गया। और 405 को अगर आप 450 में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 855/3, जो कि कितना होता है 285 होगा, 28/3 ठीक है। इज इन by what percentage is the average number of less than the number of vehicle produced in 2017। तो 2017 में जो टाइप ए का व्हीकल है वो कितना प्रोड्यूस हुआ 360। तो आपको बताना है 285 जो है 360 से कितना कम है। तो आपने देखा 360 माइनस 285 पूछा किस पे है, टाइप ए के व्हीकल पे 2017, यानी कि 360 पे ही पूछा है इंटू 100%। तो आपने देखा कि 360 में से अगर मैं 285 घटाऊँ तो 75 आ जाएगा, 75 360 ये गया और ये 12 और ये 25। तो आपने देखा कि 12 का 250, तो 240 तो एज इट इज चला जाता। तो 20.8% जो है 83% आएगा आपका। तो 20.8 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, 20.8% इज द करेक्ट आंसर। आपको बोला इन विच स्कूल इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स द लीस्ट, मतलब सबसे कम स्टूडेंट जो है कौन से स्कूल में है। तो आपने देखा ये दो स्कूल में तो स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। तो CDE में ही बात बची है अब, तो ये तो दोनों स्कूल के स्टूडेंट जो है ज़्यादा ही लग रहे हैं CDE से। तो अब CDE का देख लो, आपने देखा 45 और 35 80 और 40 120। तो सी स्कूल में जो स्टूडेंट है वो 120 है। आपने देखा डी में कितने हैं 40 40 80 और 45 125 और ये कितना 125। ई स्कूल में भी कितने 125। तो सबसे कम जो स्टूडेंट्स हैं किस स्कूल में है, स्कूल सी में। आपको बोला था नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन डिफरेंट स्ट्रीम्स एट सीनियर सेकेंडरी लेवल इन 5 स्कूल, ठीक है। आपको बोला व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल द स्ट्रीम्स टेकन टुगेदर इन ऑल द 5 स्कूल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे ना 2 की जगह इस कर लेना, विज्ञान इज कर लेना, 2 की जगह ना इज कर लेना। इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम कौन सी, ये, और स्कूल है कौन सा, ये। तो साइंस स्ट्रीम में कितने बच्चे हैं 60। अब ये बताना है कि 60 का जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पांचों स्कूल के तीनों स्ट्रीम में मिला के जो है उसका परसेंटेज बताना है 60 पे। तो आपने देखा 60 का उन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पांचों स्ट्रीम में है, पांचों स्कूल में है, तीनों स्ट्रीम के मिला के, तो 60 जो स्टूडेंट है उनका परसेंटेज उस नंबर पे बताना है। तो आपने देखा कि 60 और 50 110 और 70 कितना हो गया 180। स्कूल ए में कितने बच्चे 180, स्कूल बी में कितने हैं, तो आपने देखा 160 और 40 कितना 200। स्कूल सी में कितने हैं 120, स्कूल डी में 125 अभी निकाला, स्कूल ई में भी 125। तो आपने देखा कि ये कितना हो गया 300 और 200 500। 500 में अगर मैं 250 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 750। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ऑल द स्ट्रीम्स इन ऑल द 5 स्कूल जो है वो कितने हैं 750।
जिस पे हमको परसेंटेज बताना था, मतलब 750 पे 60 नंबर का, 60 जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है स्कूल ए में साइंस स्ट्रीम में, उसमें परसेंटेज बताना था। तो आपने देखा कि ये 4 पे और ये 5 पे, 5 दूनी, तो आपने देखा कि 4 दूनी 8%। तो 8% जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद आपकी 5 वीडियोस बची हुई हैं, आपको 20 मई तक प्रोवाइड कर दी जाएंगी सारी वीडियो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी आपका तैयारी कर रहा हो, कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू।